गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हमने प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम के विषय में चर्चा की थी। आज के वीडियो लेक्चर में हम प्राचीन भारतीय इतिहास के शोध के विषय में अध्ययन करेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के 3 महत्वपूर्ण स्रोत हैं। पहला पुरातात्विक स्रोत, द्वितीय साहित्यिक स्रोत और तृतीय विदेशी यात्रियों का विवरण। पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत हमारे बीए प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम का हिस्सा हैं, लेकिन विदेशी यात्रियों के विवरण बीए प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। पुरातात्विक स्रोत प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए पुरातात्विक स्रोत सर्वाधिक प्रामाणिक है। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत अभिलेख, सिक्के, मूर्तियाँ, स्मारकों, भवनों, मंदिरों, गुफा चित्रों पर जो खुदाई मिली है या फिर कुछ चित्रकारी मिली है, उसे एक ऐतिहासिक स्रोत के रूप में लिया जाता है। साहित्यिक स्रोत को धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य में विभाजित किया गया है। धार्मिक साहित्य को पुनः ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणेतर साहित्य में विभाजित किया गया है। ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत वेद, उपनिषद, महाकाव्य, पुराण, स्मृति ग्रंथ आते हैं। वहीं ब्राह्मणेतर साहित्य में बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य को समाहित किया गया है। लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवनियाँ और साहित्यिक रचनाएं हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में 1861 ईस्वी में की गई थी। 1902 ईस्वी में जॉन मार्शल के द्वारा इसका पुनर्गठन किया। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत सर्वप्रथम हम अभिलेखों का अध्ययन करेंगे। अभिलेखों के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र कहते हैं। भारत में अधिकतर अभिलेख शिलाओं, स्तंभों, गुहाओं, दीवारों, प्रतिमाओं, ताम्रपत्रों एवं सिक्कों पर खुदे मिले हैं। सबसे प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगजकोई नामक स्थान से 1400 ईस्वी पूर्व का मिला है। इसमें वैदिक देवताओं मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम मिलते हैं। यह हित्ती और मितन्नी राजाओं के बीच संधि पत्र अभिलेख है, जिसमें इन देवताओं को साक्षी माना गया है। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के माने जाते हैं, जो 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व के हैं। कुछ विद्वानों ने बस्ती उत्तर प्रदेश में प्राप्त पिपरा कलश लेख और अजमेर में प्राप्त बड़ली अभिलेख को अशोक से भी पहले का बताया है। चंद्रगुप्त मौर्य के सहगोरा व महास्थान अभिलेख भी अशोक से पहले के हैं, किंतु अभिलेखों की नियमित परंपरा अशोक के समय से ही शुरू हुई है। पारंपरिक अभिलेख प्राकृत भाषा में है। प्रथम संस्कृत अभिलेख शक रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख है। यह संस्कृत भाषा में सबसे बड़ा अभिलेख है। यह 2री सदी ईस्वी का है। सबसे पुराना अभिलेख हड़प्पा की मोहरों पर मिलते हैं, किंतु इन्हें अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है। मिस्र में अल अरमना नामक स्थान से कुछ मिट्टी की मोहरें मिली हैं, जिनमें बेबीलोनियाई नरेशों के नाम अर्थमन्य, अर्जवीय, यशदत्त, शुतर्ण आदि हैं। ये नाम वैदिक से लगते हैं। गुप्त और गुप्तोत्तर काल के अधिकांश अभिलेख संस्कृत में मिले हैं। राजा मिनेंडर के अभिलेख खरोष्टी लिपि और भाषा प्राकृत में लिखे हुए हैं। बेशनगर, विदिशा, मध्य प्रदेश से यूनानी राजदूत हेलियोडोरस का गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है। इस सरकारी अभिलेख से 2य शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत में भागवत धर्म के विकास की जानकारी मिलती है। इसमें ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। मध्य प्रदेश के ऐरण से वराह प्रतिमा पर हुणराज तोरमाण का लेख मिला है। भारत में सबसे अधिक अभिलेख मैसूर, कर्नाटक में मिले हैं। पर्सिपोलिस, नक्शे रुस्तम और बेहिस्तून अभिलेखों से पता चलता है कि ईरान सम्राट दारा ने सिंधु नदी घाटी पार कर अधिकार कर लिया था। दारा से प्रभावित होकर ही मौर्य सम्राट अशोक ने अभिलेख जारी किए थे। अशोक के मास्की, गुर्जरा, निट्टुर और उदगुलम अभिलेखों में अशोक का नाम मिलता है। अशोक के अधिकतर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं। केवल पश्चिमोत्तर में सहबाजगढ़ी व मानसेहरा अभिलेख खरुष्टी लिपि में हैं। तक्षशिला व लगमान से अरामाइक लिपि में,
कंधार के शरेकुना में यूनानी, ग्रीक तथा अरेमाइक लिपि में लिखा हुआ द्विभाषी अभिलेख मिला है। एरगुडी कर्नूल आंध्र प्रदेश अभिलेख खरोष्टी व ब्राह्मी दोनों लिपियों में है। इसे बोस्टोफेदन शैली, जो कि दाएं से बाएं तथा बाएं से दाएं लिखी जाती थी, कहा जाता है। खरोष्टी लिपि ईरान में प्रचलित अरेमाइक लिपि से विकसित हुई। अशोक के अभिलेख की सर्वप्रथम खोज 1750 ईस्वी में टिफेन थेलर ने की। 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को ब्राह्मी लिपि पढ़ी। इससे ब्राह्मी व ग्रीक द्विभाषी अभिलेख की मदद से पढ़ा गया था। सिक्के। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। भारत के आरंभिक सिक्के आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के हैं, जो लेख रहित हैं। ईस्वी पूर्व 5वीं सदी के ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत मुद्रा कहते हैं। इन पर मछली, पहाड़, पेड़, हाथी, अर्धचंद्र, सांड आदि के चिन्ह पंच करके ठप्पा लगाकर बनाए जाते थे। ये सिक्के अधिकतर चांदी के बने हुए हैं। धातु से बने सिक्के 5वीं-6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के पहले के नहीं मिले। सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने 1835 ईस्वी में इन सिक्कों को आहत सिक्कों का नाम दिया। पंचमार्क सिक्कों का विस्तृत अध्ययन व इनकी व्याख्या ईजे रैप्सन ने की। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही सिक्कों के निर्माण पर राजकीय नियंत्रण कायम हुआ। इससे पूर्व सिक्कों के निर्माण पर राजकीय नियंत्रण नहीं था। मौर्य काल से पूर्व सिक्के मुख्यतः व्यापारिक संगठनों, श्रेणी, निगम आदि द्वारा बनाए जाते थे। वैशाली से श्रेणियों द्वारा निर्मित पंचमार्क सिक्के मिले हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में टकसाल का उल्लेख हुआ है। मौर्य काल में मुद्रा व टकसाल का अध्यक्ष लक्षणाध्यक्ष कहलाता था, जबकि रूपदर्शक नामक अधिकारी मुद्रा का परीक्षण करता था। सर्वाधिक आहत सिक्के मौर्यकालीन हैं। प्रारंभ से लेकर मौर्य काल तक सर्वाधिक आहत सिक्के पूर्वी उत्तर प्रदेश व बिहार से मिले हैं। ग्रीक भाषा के प्रभाव के कारण भारत में लेख वाले सिक्कों का प्रचलन हुआ। भारत में सर्वप्रथम लेखयुक्त सिक्के, सोने के सिक्के इंडो ग्रीक शासकों ने जारी किए। बृहद स्तर पर किसानों ने सोने के सिक्के चलाए व भारत में सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं गुप्त शासकों ने चलाई। कुषाण शासकों में विम कडफिसेस ने सर्वप्रथम शुद्ध सोने के सिक्के चलाए। सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल के मिलते हैं, जो सीसे, पोटीन, तांबा, चांदी, कांसे व सोने के हैं। सीसे व पोटीन के सिक्के सातवाहन शासकों ने चलाए थे। इंडो ग्रीक शासकों ने भारत में पहली बार सिक्कों पर शासकों के नाम, देवी देवताओं की आकृतियों व लेख वाले सिक्के चलाने की प्रथा शुरू की। इंडो ग्रीक शासकों ने द्विभाषिक और द्विलिपिक लेख वाले सिक्के चलाए, जिनकी सहायता से 1837 ईस्वी में खरोष्टी लिपि को पढ़ा जा सका। गुप्तोत्तर काल में सिक्कों का प्रचलन बहुत कम हो गया। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, जिससे उनका संगीत प्रेम प्रकट होता है। सातवाहन शासक यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्कों पर जलपोत उत्कीर्ण होने से उनका समुद्र प्रेम व समुद्र विजय का अनुमान लगाया जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त शासकों में सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलवाए। उन्होंने पश्चिम भारत में शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर शकों के सिक्कों को ही पुनः प्रचलित करवाया। ये चांदी के सिक्के व्याघ्र शैली के हैं। गुप्त काल में सोने के सिक्कों को दीनार तथा चांदी के सिक्कों को रूपक कहते थे। पूर्व मध्यकाल में स्वर्ण सिक्कों के विलुप्त हो जाने के बाद गांगेय देव कलचुरी ने उन्हें उत्तर भारत में पुनः प्रारंभ करवाया। गांगेय देव के सिक्कों पर लक्ष्मी की आकृति अंकित है। गुप्त काल में सामान्य लेन देन के लिए कौड़ियों का प्रयोग होता था। बसाठ से प्राप्त मिट्टी की मोहरों से व्यापारिक श्रेणियों का ज्ञान होता है। जोगलथम्बी मुद्रा भांड की मुद्राओं से गौतमीपुत्र सातकर्णी द्वारा शक शहराज शासक नहपान को पराजित करने का साक्ष्य मिलता है। अभिलेख व सिक्कों के अतिरिक्त मूर्तियों, स्मारकों, भवनों, मंदिरों, गुफा चित्रों आदि से भी प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। प्राचीन काल में मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल से प्रारंभ होता है। कुषाणकालीन गंधार कला पर विदेशी प्रभाव है, जबकि मथुरा कला स्वदेशी है। सैंधवकालीन मोहरों से उनकी धार्मिक अवस्थाओं का ज्ञान होता है। थैंक यू।